वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 11 का जो इतिहास का पेपर है 24 नवंबर को होने वाला है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जितने भी प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं सभी का हम डिटेल में आंसर करेंगे। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर होने वाला है। विषय आपका इतिहास हिस्ट्री का रहने वाला है। 1115 इसका कोड रहने वाला है। एक एक करके एक एक सवाल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में कौन से देश में स्थित है? तो वो बच्चों इराक देश के अंदर स्थित है। चंगेज खान की पिता का नाम क्या था? तो वो बच्चों यो था यूसेजेई। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का भाग क्या कहलाता है? वो बच्चों फीप कहलाता है। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है बच्चों पुनर्जागरण। अमेरिका में यूरोपीय लोगों की बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो उनको बच्चों कॉलोनियां कहा जाता है। 1492 में अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों वो था कोलंबस। क्यूबेक शहर कहां पर स्थित है? तो वो है बच्चों कनाडा के अंदर। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो को शोगुन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको बच्चों एदो के नाम से। जापान व रूस के बीच युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों 1904 से 1905 के बीच में। 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा किस देश को दो भागों में बांटा गया है? वो है बच्चों कोरिया। अगली बात करें यहाँ पर रिक्तस्थानों की, तो रिक्तस्थानों के सवाल को देख लेते हैं। पहला है मेसोपोटामिया दजला और नदियों के बीच में स्थित है। तो अगली नदी है बच्चों फरात नदी। यहाँ पर क्या जाएगा हमारी फरात नदी। अगला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं लिखी गई थी वे लगभग कितने साल पुरानी थी? तो बच्चों वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की थी। रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने अपना राज्य ईस्वी पूर्व में स्थापित किया था। तो बच्चों 27वीं ईस्वी पूर्व। अगला है रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। तो बच्चों उसको डिनारियस कहते हैं। नाम क्या होगा बच्चों? डिनारियस। अगली बात करें मूल निवासियों को छोटे से इलाकों में कैद कर दिया जाता था जिन्हें कहा जाता है रिजर्वेशन कहा जाता है। उनको बच्चों रिजर्वेशन कहा जाता है। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 से 1865 के बीच में गृह युद्ध हुआ था। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के कुछ चिन्ह मिले जिनको बच्चों यहाँ पर गोल्ड रश कहा गया है। क्या गया है बच्चों? गोल्ड रश को जन्म दिया। 1867-68 में मेजी वंश ने वंश पर शासन किया था। उस वंश का आपको नाम बताना है। तो बच्चों होता तोकुगावा। तोकुगावा वंश का शासन समाप्त हुआ था। अगला है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, सभी का आंसर करने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो हमें बोला गया है कि तांबा और टिन में कौन सी धातु बनाई गई? विच मेटल वॉज मेड फ्रॉम द कॉपर एंड टिन? तो बच्चों यहाँ पर वो धातु बनाई गई थी उसका नाम है कांसा यानी ब्रॉन्ज। तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। चंगेज खान ने उलूस का गठन क्यों किया? व्हाई डिड द चंगेज खान फॉर्म्ड द उलूस? तो बच्चों मंगोल राष्ट्र को एकजुट करने के लिए चंगेज खान ने उलूस का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है नाइट्स कौन थे? हु वर द नाइट्स? तो बच्चों यहाँ पर नाइट्स की बात करें तो घुड़सवार योद्धा यानी नाइट्स मध्यकालीन यूरोप में पेशेवर घुड़सवार सैनिक थे जो अक्सर राजाओं या सामंतों की सेनाओं में सेवा करते थे और कभी कभी उन्हें अपनी सेवाओं के बदले में जागीर भी दी जाती थी। अगला है गोल्ड यानी श्रेणी गिल्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज गिल्ड? तो बच्चों गिल्ड की बात करें तो कारीगर व व्यापारियों का एक संघ होता है जिसको हम श्रेणी या गिल्ड कहते हैं। इस श्रेणी कारीगरों और व्यापारियों का एक संघ या गठन होता है, संगठन होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में अपने शिल्प व्यापार की निगरानी और हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। मेसोपोटामिया के दो नगरों के नाम बताने हैं। राइट द नेम ऑफ टू सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। तो बच्चों यहाँ पर उर और उरुक होगा। प्राचीन मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर उर और उरुक है। बेबीलोन तथा निनवे शामिल थे। अगला है कुबकुर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय? तो कुबकुर कर क्या था? तो डाक प्रणाली के लिए जो कर लिया जाता था उसको ही हम कुक कर के बोलते हैं। तो कुबकुर मंगोल साम्राज्य में एक प्रकार का कर था जिसे तीव्र कुरियर प्रणाली यम कहा जाता था के रखरखाव के लिए मंगोल खनाब दोषों से लिया जाता था। इस कर के तहत वे अपने पशुधन का 10वां हिस्सा लेते थे। रेड इंडियन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द रेड इंडियन? तो बच्चों यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। रेड इंडियन उत्तरी मध्य पश्चिमी
अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पुराना शब्द है जिसे यूरोपीय लोगों ने अमेरिका पहुंचने पर इस्तेमाल किया था। अगला है ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रांतों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, 2 के नाम बताने थे। अगला सेटलर शब्द किन देशों के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था? तो द वर्ड सेटलर वाज यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ विच कंट्रीज? तो बच्चों यहाँ पर होगा दक्षिणी अफ्रीका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के यूरोपीय लोगों के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया जाता था। जापान के 2 द्वीपों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 आइसलैंड ऑफ जापान। तो बच्चों होन्शु और होकाइडो 2 द्वीपों के नाम हो जाएंगे। कोमिंटन तथा 33 अंतरराष्ट्रीय का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? व्हेन एंड बाय हुम वाज द कमिटेड ऑफ 3rd इंटरनेशनल फाउंड? 1919 में लेनिन द्वारा इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चंस है वो हमारे 50 शब्दों में आंसर करने हैं। सभी के सभी प्रश्न हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। तो एक एक करके बच्चों हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा सवाल किस किस से रिलेटेड पूछा गया है। 14 सवाल है मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन के महत्व पर प्रकाश डाल दिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ सिटी लाइफ इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो मेसोपोटामिया में शहरी जीवन आर्थिक विकास और श्रम विभाजन के कारण महत्वपूर्ण था। शहरी व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं के केंद्र थे जिन्हें विशेषज्ञता और विभिन्न व्यवसायों के श्रमिकों के बीच करीब समन्वय को बढ़ावा मिला। शहर सांस्कृतिक गतिविधियों, कला, साहित्य, धार्मिक अनुष्ठानों के महत्वपूर्ण केंद्र थे जिन्हें पूरे क्षेत्र की संस्कृति को प्रभावित किया। व्यापार में लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए लेखन कला का कार्य भी शहरी जीवन की विशेषता बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 15वां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में वारका शीर्ष से आप क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय द वाका हेड इन मेसोपोटामिया? तो वारका शीर्ष उर्क शहर में मिली एक तैराकी हुई स्त्री की संगमरमर की मूर्ति है। यह लगभग 3000 ईस्वी पूर्व की है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक माना जाता है। इसकी आंखों और बोरों में रंगीन पत्थरों जैसे नीला, लाजवर्द, सफेद सीपी और काला डामर की चढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है क्यूनिफॉर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्यूनिफॉर्म या किलाकार दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणालियों में से एक है जो लगभग 3400 ईस्वी पूर्व की है। इस लिपि का नाम पत्थर के आकार के निशानों के कारण पड़ा जो गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर सरकंडे की लेखनी से बनाया जाता था। हालांकि ये मूल रूप से लेन देन का हिसाब रखने के लिए विकसित की गई थी, लेकिन जल्द ही इसका उपयोग धार्मिक और साहित्यिक कार्यों के लिए भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है चंगेज खान के सैन्य व्यवस्था पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द मिलिट्री सिस्टम ऑफ चंगेज खान। तो चंगेज खान की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और उसकी सैन्य अधिकतर गतिशील घुड़सवारों से बनी हुई थी। दशमलव संगठन सेना को 10, 100, 1000, 10,000 सैनिकों की इकाइयों में संगठित किया गया था जिसका कुशल कमान और नियंत्रण सुनिश्चित होता था। गतिशीलता सेना मुख्य रूप से हल्के घुड़सवारों और तीरंदाजों में बनी हुई थी जो तेजी से हमला करने आश्चर्यजनक युद्धाभ्यास में सक्षम थी। रणनीतियां वह अक्सर दिखावटी पीछे हटने की रणनीति का उपयोग करता था। यह दुश्मन का पीछा करने के लिए लालच दे और उन पर घात लगाकर हमला करता था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें यहाँ पर तो 11वीं सदी में यूरोप में कृषि प्रौद्योगिकी में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द चेंजेस इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन यूरोप इन द 11th सेंचुरी। तो 11वीं शताब्दी में यूरोप में कृषि प्रौद्योगिकी में कई बदलाव आए जिनसे उत्पादकता में वृद्धि हुई। भारी लोहे का हल, लकड़ी के हलों की जगह लोहे की भारी नोक वाले हलों का प्रचलन बढ़ा जिससे भारी मिट्टी की जुताई संभव हो सकी। फसल चक्र व्यवस्थित 3 क्षेत्र प्रणाली की शुरुआत हुई जिससे भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए उत्पादन को भी बढ़ावा मिला। घोड़ा पट्टा या नाल, घोड़े को हल से जोतने की पद्धति में सुधार हुआ। पैरों में लोहे की नाल चलाई गई जिससे उनकी दक्षता बढ़ी और सड़कें सड़ने से बचने लगी। अगला है मुद्रण कला किस प्रकार गठन में लोकप्रिय बनाया। व्हाई डिड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग पॉपुलराइज रीडिंग। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो मुद्रण कला ने पुस्तकों को सस्ता और अत्यधिक सुलभ बनाकर गठन को लोकप्रिय बनाया। किताबों की उपलब्धता, मुद्रण ने बड़ी संख्या में किताबों का उत्पादन संभव बनाया जिससे कि व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। विचारों का प्रसार, इसके ज्ञानोदय और तर्कवाद से जुड़े विचारों को लोकप्रिय साहित्य में जगह दी जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित हुए। जन जागरूकता, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से मुद्रण ने लोगों की सूचनाएं प्राप्त की, राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 20 है किस प्रकार यूरोपीय आबादकारों ने मूल निवासियों के आरक्षित क्षेत्रों पर सीमित कर दिया। हाउ डिड द यूरोपियन कॉलोनिस्ट कन्फाइन द नेटिव टू रिजर्वेशंस।
तो यूरोपीय आबादकारों ने मूल निवासियों को आरक्षित क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था। तो बच्चों आपको दो तरीके हैं। पहला है भूमि अधिग्रहण। अमेरिकी मूल निवासियों की भूमि को स्वेद बसने के लिए खोलने के उद्देश्य से अमेरिकी सरकार ने जनजातियों में विशिष्ट अक्सर छोटे कम उपजाऊ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। अगला है कानूनी अधिनियम। 1851 के भारतीय विनिमय अधिनियम, इंडियन एप्रोप्रिएशन एक्ट जैसे कानूनों के आधिकारिक तौर पर आरक्षण प्रणाली की स्थापना की, जिससे जनजातियों की आवाजाही की स्वतंत्रता एवं संसाधन सीमित हो गए। अगली बात करें यहाँ पर तो विस्थापन। 18वीं शताब्दी से आप्रवासियों के क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया, जिससे मूल निवासियों को जबरन अपने क्षेत्रों में धकेल दिया गया, अक्सर बलपूर्वक या संधि के माध्यम से। अगली बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है गोल्ड रश ने अमेरिका में उपनिवेशवाद को जन्म दिया। चर्चा कीजिए। डिस्कस हाउ द गोल्ड रश लीड टू कॉलोनाइजेशन इन अमेरिका। तो बच्चों यहाँ पर गोल्ड रश ने अमेरिका में उपनिवेशवाद को जन्म दिया। इसकी चर्चा है 1948 में कैलिफोर्निया में सोने की खोज, जो गोल्ड रश ने बड़े पैमाने पर प्रवासन को जन्म दिया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। जनसंख्या में वृद्धि। लाखों खोजकर्ता अप्रवासी भाग्य की तलाश में अमेरिका के पश्चिमी सीमांत में चले गए, जिससे इस क्षेत्र की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। आर्थिक विकास और विस्तार। सोने के प्रवासे विनिर्माण, सेना, सेवा उद्योगों और परिवहन का विकास हुआ, जिससे अमेरिकी आर्थिक विकास की गति मिली। पश्चिमी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की स्थापना को प्रेरित किया। भूमि पर कब्जा। इस प्रवासन के कारण मूल अमेरिकी जनजातियों के क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों की बस्तियां स्थापित हुई, जिससे मूल निवासियों का विस्थापन हुआ और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें। चीनी साम्यवादी दल के उदय का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राइज ऑफ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी। तो चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में शंघाई में हुई थी और माओ से तुंग ने नेतृत्व में यह प्रमुख शक्ति बन गया। विकास। पार्टी ने विकास नेतृत्व वाली क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों के बीच समर्थन आधार का विस्तार करने के लिए भूमि सुधार नीतियों का प्रचार किया। सत्ता में आना। 1927 से 1949 तक राष्ट्रवादियों ने चले रहे गृह युद्ध के बाद अंततः 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने मुख्य भूमि चीन का नियंत्रण हासिल कर लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो 1996 में दक्षिणी कोरिया को किस प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। राइट टाइप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस डिड साउथ कोरिया फेस इन 1996। तो 1996 में दक्षिणी कोरिया को मुख्य रूप से चालू खाता घाटे एवं निर्यात उत्पादों के खराब प्रदर्शन के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निर्यात में गिरावट। देश में प्रमुख निर्यात उत्पाद जैसे अर्धचालक, इस्पात और जहाज के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई। मुद्रों का अधिमूल्यन। कोरियाई मुद्रा का मूल्य अधिक माना जाने लगा, जिससे निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ। यह संकट 1997 में एशियाई वित्तीय संकट का अग्रदूत था, जिसके कारण 1997 में देश को गंभीर विदेशी मुद्रा संकट और IMF की सहायता लेनी पड़ी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आंसर 100 शब्दों में करना है। किस प्रकार केपलर ने कोपर्निकस के सौर मंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। हाउ डिड द केपलर पॉपुलराइज कोपर्निकस सोलर सिस्टम थ्योरी। तो यहाँ पर है केपलर ने कोपर्निकस के सिद्धांत को गणितीय प्रमाण और नए नियमों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। जोहान्स केपलर ने कोपर्निकस के सूर्य केंद्रित मॉडल पर दृढ़ता को समर्थन किया, जिन्होंने टाइको ब्राहे के अवलोकन का उपयोग करके ग्रहों की गति के 3 नियम दिए, जिन्होंने सिद्ध किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं के बजाय अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। इन नियमों के कोपर्निकस के मॉडल में मौजूद विसंगतियों को दूर किया, इसकी एक मजबूत गणितीय आधार प्रदान किया और सूर्य केंद्रित सिद्धांत की सटीकता को प्रमाणित करने में मदद मिली। तीसरी शताब्दी के संकट में बारे में वर्णन। तीसरी शताब्दी का संकट 235 से 284 ईस्वी में रोमन साम्राज्य में गंभीर अस्थिरता की अवधि आई। सैन्य अराजकता व शाही संकट भी कहा जाता है, जब रोमन साम्राज्य लगभग ढह गया था। कारण है राजनीतिक अस्थिरता। 50 वर्षों की अवधि में 25 से अधिक सम्राट आए, जिनमें से अधिकांश की हत्या कर दी गई। वे सैन्य विद्रोह में शिकार हुए। आक्रमण। साम्राज्य में कई बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। आर्थिक पतन। गृह युद्ध और आक्रमणों के कारण अर्थव्यवस्था गिर गई, जिससे व्यापार और बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अबाउट द क्राइसिस ऑफ 3rd सेंचुरी। तो तीसरी शताब्दी की बात करें तो हाँ, रोमन वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बेबुनियादी थी, जिसका अर्थ है कि कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे, उनकी पूजा करते थे। रोमन धर्म में देवताओं का एक विशाल समूह था, जिनमें कई यूनानी देवताओं से लिया गया था। देवताओं का देवालय।
वे बृहस्पति यानी राजा, मंगल यानी युद्ध के देवता, शुक्र यानी प्रेम की देवी जैसे देवताओं की पूजा करते थे। जीवन धर्म में दैनिक जीवन में धर्म देवताओं का आह्वान दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं के लिए किया जाता था, जो कृषि और युद्ध शामिल थे। आत्माओं की पूजा, वे आत्माओं का नुमेन की पूजा करते थे, जो नदियों, पेड़ों, खेतों और इमारतों में निवास करती थी। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो रोमन वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, स्पष्ट कीजिए। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ रोमांस वाज पॉलिथेटिक, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर होगा चीन, शाही चीन में अभिजात वर्ग या राज्य नौकरशाही में प्रवेश के लिए शाही परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी। यह प्रणाली जन्म के बजाय योग्यता पर आधारित थी। यह प्रणाली कन्फ्यूशियस, क्लासियस और सिद्धांतों पर आधारित थी। परीक्षा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और उसके स्तर पर शामिल थी, जो अधिकारियों की भर्ती के लिए एक योग्यता आधारित परीक्षा प्रदान करती है। इस प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसी शासक प्रणाली का चयन करना है जो शिक्षित और समझती हो। चीन में अभिजात वर्ग में प्रवेश के लिए प्रचलित प्रणाली का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ प्रिवेंट इन चाइना एडमिशन टू द नोबेल प्राइज। बच्चों यहाँ पर हमने जो कक्षा 11 का यानी आपका जो हिस्ट्री का पेपर है कल यानी 24 नवंबर को होने वाला है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।